बच्चों, आज मैं तुम लोगों को क्लास 5th हिंदी बुक चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नेम नन्हा फनहर सिखाने जा रही हूँ। तुम लोग इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। तो बच्चों, क्या हुआ? एक लड़का था जो चौकोर मतलब 4 कोने वाला पत्थर, एक लाल पत्थर पर बैठ गया था। उसने जल्दी जल्दी अपने मन में प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा। तो बच्चों, यहाँ पर तुम लोगों ने देखा ना, एक बच्चे को नीचे की हाथ में जो है ना वो छेनी है और ऊपर की हाथ में जो है ना वो हथौड़ा है। तो छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया था। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। कुछ दिन पहले ना जो बच्चा था, जो लड़का था ना, उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। खूब सारी घंटियाँ और कड़ियाँ बनाई थी। और फिर क्या हुआ? और जो है ना आधी अधूरी सी घंटी, उस पे छेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया था। और जो आधी अधूरी घंटी थी ना, उसमें छेनी हथौड़ा टिकाई और सावधानीपूर्वक छेनी हथौड़ा टिकाई और क्या क्या घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया था। हथौड़े के बार से पत्थर पर जो कताव उभरता, उससे पत्थर की कीर से छितरा जाती और वह आंखें चिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगतरास भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। तो बच्चों, क्या हुआ? हथौड़े के बार से पत्थर पर जो कताव उभरता, उससे पत्थर की कीर से क्या होता है? आँख में आते हैं, है ना। जब हम लोग कुछ काम करते रहते हैं ना पत्थर पे, तो वह सारी चीज़ें हमारे आँख में आते हैं कभी कभी। तो उसने क्या किया था? आंखें चिकोड़ लेता था और साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता था। उसके चारों ओर दूसरे संगतरास भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। तो उस बच्चे के साथ और भी कोई व्यक्ति है जो काम कर रहे हैं और वे अपने अपने काम में व्यस्त है। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। तो बच्चों, क्या हुआ? केशव केवल 10 साल का था और काम अभी अभी ही सीख रहा था। केशव के पिता काम एक बार करके दिखा देने पर केशव सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। वह जल्दी जल्दी काम सीख रहा था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। तो अब तक केशव ने जितनी भी नक्काशी की है ना, तो उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन नसीफ बेलबूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इथलाकर चलते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते थे। तो बच्चों, केशव जानता था कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि वह बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेलबूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप ये और इथलाकर चलते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, मतलब बना पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता ने पहले बनाया था। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। तो कई साल पहले जब केशव पैदा ही नहीं हुआ था ना,
तब उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। तो बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया था और केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। तो केशव का जन्म कहाँ हुआ था? आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। तो केशव को क्या हुआ था? गुजरात के पुश्तैनी गांव में जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला था। आगरे की गलियां और अब सिकरी, बस यही उसका घर था। तो आगरे की गलियां और अब सिकरी, यही उसका घर था। चारों ओर हो रही चैनी हथौड़ों की थक थक खर खर के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी सुनाई पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशाअल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? तो चारों ओर क्या हुआ था? चैनी हथौड़ों की थक थक खर के बीच थक थक खर करके एक आवाज़ आ रही थी और उसी के बीच में क्या हुआ था? केशव को किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी थी। इसलिए अचानक कानों में आवाज़ पड़ते ही वह चौंक गया था। और क्या आवाज़ पड़ा था कानों में? माशाअल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? तो यह कहकर कोई आया था। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। तो पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई थी, मतलब आँख उठाई थी और देखा, एक आदमी को देखा था। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ, केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। तो केशव ने बड़ी ही तल्खी से जवाब दिया था, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं ही घंटियाँ बना रहा हूँ और पत्थरों पर नक्काशी कर रहा हूँ? दिखता तो है, पर तुम इतने चोटे लगते हो ना, वह आदमी हंसते हुए बोला। तो फिर आदमी ने हंसते हुए क्या कहा? दिखता तो है, पर तुम इतने चोटे लगते हो ना। मैं 10 साल का हूँ। तब केशव ने कहा, मैं 10 साल का हूँ। तब आदमी ने बोला, 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। तब आदमी ने कहा, 10? अच्छा। मतलब वह जो आदमी था ना, आदमी ने एक पत्थर पर बैठते हुए बोला, केशव को बोला, ठीक है, मैं भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह से देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। कद मंजोला था। वह सफ़ेद अग्रखा और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से थके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तो बच्चों क्या हुआ? अब केशव ने उस आदमी को अच्छी तरह से देख पा रहा था, क्योंकि वह आदमी बैठा हुआ था, एक पत्थर पर बैठा हुआ था। तब केशव ने सोचा कि उसकी उम्र 30 से ऊपर होगी। वह जो आदमी था ना, वह बड़ी ही अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए थे। सफ़ेद अंगरखा और पजामा पहने हुए थे। लंबे लंबे बाल, गहरे लाल रंग की पगड़ी थी जो ढके हुए थे, अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी हुई बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठी को देखते हुए ये सब सोचा था। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आँखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें।
तो वो जो आदमी था ना, आदमी की नाक तीखी थी, बड़ी बड़ी आंखें थी, होठों को थकते हुए एक क्या थी, मूंछ थी। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। तो केशव ने उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना का मतलब है निरीक्षण कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए केशव को कहा, इस लड़ी में अभी भी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। तो केशव ने कोई जवाब देने से ही पहले किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनाई दी थी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हांफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भोचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। तो तब क्या हुआ था, केशव ने आदमी को कुछ जवाब देने से पहले ही केशव ने क्या सुना था, किसी के तेज़ी से दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी थी केशव को। यह और कोई नहीं था, महल का पहरेदार था। हुजूर, और महल के पहरेदार ने क्या किया था, हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हांफते हुए उसने कहा। पहरेदार ने हुजूर को अर्थात वो आदमी को कहा, माफ़ करें हुजूर, मुझे आपके आने की पता ही नहीं चला, हांफते हुए उसने कहा था कि क्योंकि वह दौड़ के आया था इसलिए हांफते हुए कहा। फिर वह मुड़कर भोचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला। फिर पहरेदार ने केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत तुमने कैसे की थी? झुककर उन्हें सलाम करो। और झुककर उनको सलाम करने को कहा था। अब केशव का माथा ठनका, उसे कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में चैनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे, कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की चिरकातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। तो पहरेदार की बात सुनकर केशव का माथा ठनका, उसे कुछ समझ में आ रहा था। तब चैनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी थी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया था। और केशव के मन में ख्याल आ गया था, कहीं वो बादशाह अकबर तो नहीं? उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा था। और केशव ने अकबर को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली न लगी। तो अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी अच्छी नहीं लगी थी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। तब बादशाह अकबर ने खींचकर पहरेदार को इशारा दिया था, जाने के लिए इशारा किया था और कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म का इंतज़ार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। पहरेदार तो चला गया था, लेकिन केशव का मन असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी काम करना चाहिए या बादशाह के हुक्म का इंतज़ार करना चाहिए। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, लेकिन वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे
मुस्कुराते हुए देख रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज़ में पूछा। तो फिर क्या हुआ था? अकबर ने बहुत ही नरमी से केशव को पूछा था, तुम्हारा नाम क्या है? तब केशव ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया था, केशव। उसने नपातुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। फिर बादशाह अकबर ने केशव से कहा, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े हुए केशव ने तुरंत सिर हिला दिया था। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और चैनी का भी इंतजाम करना होगा। और बादशाह अकबर ने फिर कहा, तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और चैनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका चैनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। तब क्या केशव ने फुर्ती से अपने पिता के पास दौड़ा और उनका चैनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया था। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास ज़मीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। तो बादशाह अकबर ने क्या किया था? दोस्ताना अंदाज से अकबर केशव के पास ही बैठ गया था, ज़मीन पर ही बैठ गया था और पास पड़े हुए पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ मुझे क्या करना होगा। केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? तब केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर को देखा था और कहा, हुजूर, क्या आप यह सब करोगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। तब अकबर ने कहा, क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव चकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। तब केशव ने कहा, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव चकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हो, ये ठीक नहीं लगता है। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। केशव ने कुछ अनमने भाव से कहा था। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी दलिया धोने में किसी की मदद की थी, क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? तब अकबर ने हंसते हुए कहा, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी दलिया धोने में किसी की मदद की थी, यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है क्या? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें चैनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तरसना है। अकबर ने पत्थर पर चैनी रखी और ज़ोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कतब ज़्यादा गहरा हो गया। तब केशव का मन अभी भी असमंजस की स्थिति में ही था। वह अकबर के पास बैठ गया था और उन्हें चैनी हथौड़ा पकड़ने की सही तरीका सिखाने लगा था। फिर जैसे कि केशव के पिता ने जैसे केशव को सिखाया था, ठीक उसी तरह केशव ने बड़े ही नम्र से कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तरसना होगा। अकबर ने पत्थर पर चैनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया था, जिससे क्या हुआ था, जिससे कताब थोड़ा ज़्यादा गहरा हो गया था। अरे, नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मिचकर रखे, वरना
किचरे उड़कर आँखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए। जी हुजूर। केशव ने तुरंत अकबर की गलती पकड़ ली थी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना, ऐसे उसने करके दिखाया था। केशव ने अकबर को दिखाया था कि कैसे मारना है हथौड़ों को, और हाँ, अपनी आँखें, और केशव ने अकबर को कहा, अपनी आँखें थोड़ी मिचकर रखना, वरना किचरे उड़कर आँखों में चली जाएगी। तब अकबर ने यह बात सुनकर अकबर मुस्कुराए और कहा, जी हुजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। फिर केशव भी हंसा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसके बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। केशव भूल ही गया था कि उसके पास जो बैठा हुआ था वह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की थाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी तौरियाँ चढ़ जाती। तो बच्चों, क्या हुआ था? अकबर अपने काम कर रहा था और बहुत ही मज़े से काम कर रहा था। केशव बड़े ही ध्यान से अकबर को देख रहा था कि कैसे अकबर ने लकीरों को उकेर रहा था। अगर बादशाह से जरा सी भी भूल हुई ना, तो तब केशव की तौरियाँ मतलब आईब्रोज चढ़ जाती थी, फौरन चढ़ जाती थी। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता था। और काम करते करते अकबर केशव को पूछते रहते थे कि केशव सही नहीं है क्या? और केशव अपनी सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता था। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अकबर अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतरास उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। तो अकबर बैठ गए थे और केशव को काम करता हुआ देख रहा था। अपने काम में दोनों ऐसे ही खो गए थे ना, एहसास ही नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतरास उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे थे। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तरस रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर केवल नमूने ही नहीं बना रहा था, बल्कि अपने तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था। मतलब केशव पत्थर में और भी कुछ जोड़ रहा था, जिससे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव दिखाना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। तब लड़के के काम को देखकर अकबर ने धीमे से कहा था, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े ही फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? तब केशव ने पूछा, कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊँगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। तो अकबर ने क्या कहा, जब ये महल तैयार हो जाएगा ना, तब यहाँ मैं कारखाना बनवाऊँगा और उन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनहार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतरास, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। तो केशव का यह बात सुनकर केशव का चेहरा जो है ना, चमक उठा था।
वह मुस्कुराते हुए बोला और केशव मुस्कुराते हुए कहा, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए। जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। यह बात कहकर अकबर खड़े हुए थे और जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। और कहा, अपना काम जारी रखो मतलब केशव को अपना काम जारी रखने को कहा था। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। तब केशव ने बड़ी ही उत्सुकता से अकबर को पूछा था, बादशाह अकबर को पूछा था, हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? मैं ज़रूर आऊँगा केशव। तब बादशाह अकबर ने कहा, मैं ज़रूर आऊँगा। फिर तो पूरे दिन संगतरासों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। फिर केशव ने अपने सारे लोगों को, जो केशव के साथ काम कर रहा था, उन सारे संगतरासों को बादशाह अकबर से हुई मुलाकात के बारे में सुना रहा था। रात हो चली थी, मतलब रात हो गई। केशव बहुत थका हुआ था, पर आँखों में नींद कहा। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर पर घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। रात हो गई थी, केशव बहुत थका हुआ था, वह पर आँखों में नींद नहीं आ रही थी। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में गया और पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से ही इतने प्रसिद्ध हो रहे हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। तब केशव ने अपने सिर को पिता के बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही। तब पिता ने कहा, बिल्कुल सही, हाँ ये सच बात है। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सिकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? तब कुछ सोचकर केशव ने अपने पिता से कहा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सिकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? तब पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सिकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फ़कीरों के पास गए। फटकते फटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं 3 संतानें होगी। तो फिर केशव ने अपने पिता से जब पूछा, पिता ने कुछ याद करते हुए कहा, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत ही सुंदर शहर है, लेकिन सिकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना था कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे और बहुत साधु संतों और फ़कीरों के पास गए। फटकते फटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आए और उन्होंने बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं 3 संतानें होगी। शहजादा सलीम, मुराद और डनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा। तब पिता की यह बात सुनकर केशव ने कहा, अच्छा अब समझा।
इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। तो इसलिए हम इसी कारण से एक नए शहर के लिए क्या कर रहे थे, उन लोगों ने पत्थरों को तराश रहे थे। केशव उन्हीं आवाज़ में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। तो पिता की बात सुनकर केशव ने अंत में कहा और पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा मतलब केशव सो गया है।